तो दोस्तों नमस्कार, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्रैश कोर्स हमारा? एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। तो पर्यावरण का ये सेकंड लास्ट वीडियो है, अर्थात इसके बाद एक और वीडियो आएगा, समाप्त हो जाएगा ये पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका समाप्त। मैंने कहा था ना कि सारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा तकनीकी तरीके से, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, टू द पॉइंट करंट को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। और जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर भी आपका MCQ चलता रहेगा। मेरा ये मानना है 30 दिन मैक्सिमम आप लोगों का कोर्स लगभग कंप्लीट मेरी तरफ से हो जाएगा। अब आपको अपनी तरफ से कितने दिन में करना है आप जानिए। इसका प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स का बन गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी हमारे जो सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको PDF भी मिल जाएगी। हानि व क्षति संबंधी वारसा जो हमने पिछले में किया था वो देख लेते हैं। तो हानि व क्षति संबंधी वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म को कहाँ अंगीकृत किया गया था? तो COP19 2013 में इसको लॉस एंड डैमेज, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से यह संबंधित है। पहली बात, विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों के प्रति उत्तरदायी ठहराता है। अर्थात विकसित राष्ट्र जिन्होंने विकास की सीढ़ी चढ़ ली है, विकास की सीढ़ी चढ़ने में अंधाधुंध संसाधनों का दोहन किया है, उससे प्रभावित कौन हो रहा है? जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विकासशील देश जिन्होंने अभी विकास नहीं किया है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए एक विचारधारा हानि व क्षति अर्थात लॉस एंड डैमेज की जो दी गई थी वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म में, और इसको अंगीकृत कहाँ किया गया था? COP19 2013 में इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, पहली बार UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए जेंडर एक्शन प्लान अंगीकृत किया गया था। तो देखिए, जेंडर एक्शन प्लान जो है इसका जो निर्णय लिया गया था COP21 में लिया गया था। ठीक है, इस पर काम करेंगे जेंडर एक्शन प्लान पर, अर्थात जो पर्यावरणीय, जो सुरक्षा का जो भी रूल बनाया जाएगा, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, जो खर्च किए जाएंगे, उनमें जेंडर को ध्यान रखते हुए महत्व दिया जाएगा। तो जेंडर एक्शन प्लान को अंगीकृत कहाँ पर किया गया है? प्रश्न यह है। तो अंगीकृत कहाँ किया गया था? COP23 में, जर्मनी के वान में ये आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर इसको, ठीक है, COP23 में जर्मनी के वान में जो संपन्न हुआ था 2017 में, वहाँ पे अंगीकृत या अपनाया गया था। निर्णय हालांकि COP21 में ही इसका हो गया था। अगला है अक्सर प्रयुक्त इंटरनेशनली ट्रांसफ़र मिटिगेशन आउटकम शब्द संबंधित है। अक्सर प्रयुक्त इंटरनेशनली ट्रांसफ़र मिटिगेशन आउटकम ITMO किससे संबंधित है? तो यह जो है कार्बन मार्केट से संबंधित है, कार्बन बाजार से संबंधित है। C इसका उत्तर होगा। ओजोन सचिवालय स्थित है कहाँ पर? जो ओजोन सचिवालय है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो देखरेख करता है, निगरानी करता है, उसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो UNEP का सचिवालय आप जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी UNEP की। ओजोन सचिवालय जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर ये कार्य करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1987 में। ठीक है, तो ये ओजोन सचिवालय जो स्थित है वो UNEP के मुख्यालय में स्थित है। UNEP का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है UNEP का। यहीं पे कोने में कहीं पर ओजोन सचिवालय स्थित है, नैरोबी में। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो वियना कन्वेंशन, तो सबसे पहले यही कन्वेंशन ही हुआ था ओजोन पर चर्चा करने के लिए, ओजोन क्षेत्र से व्यथित होकर यही सम्मेलन हुआ था 1985 में। इसी ने मार्ग प्रशस्त किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो कि 1987 में संपन्न होता है। और किगाली समझौता, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ 2016 में किगाली समझौते में। ठीक है, तो ये तीनों तो संबंधित है, लेकिन तालानोवा संवाद ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो हैं पेरिस समझौते पर कार्य करने के लिए विभिन्न देशों के जो अपने निर्धारित लक्ष्य हैं, जिसको नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उस पर आधारित है तालानोवा संवाद 2018 में जो कि हुआ था। हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF
द्वारा भारत के 3 तटीय राज्यों में जलवायु सुगमता के संवर्धन के लिए $43 मिलियन प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो GCF के बारे में मैंने आपको बताया था कि GCF 2010 में इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में की गई थी वित्तीय कार्य करने के लिए। तो ये जो है मुख्यतः इस समय पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए वित्त पोषण का कार्य कर रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड इसका नाम है। तो इसने जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र को $43 मिलियन दिए हैं। केरल इसमें शामिल नहीं है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पर्यावरण प्रमुख संस्थान है, थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न आता है यहाँ से। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये भी जो है कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण ये कहाँ है? देहरादून में। यही जो वन स्थिति रिपोर्ट है जारी करता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यहीं पर है, देहरादून में। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? यहीं पर है, देहरादून में। लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कई बार पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो चेन्नई में है और बेंगलुरु में, 2 जगह है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार पूछा गया है, नई दिल्ली मुख्यालय है इसका। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान ये भी कई बार पूछा गया है, नई दिल्ली में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? रांची में। राष्ट्रपति वनस्पति विज्ञान संस्थान महत्वपूर्ण है काफ़ी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय इसको लिखिएगा, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ओके। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट असम में है। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है। सलीम अली पक्षी, देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, लेकिन सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी ये नागपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कई बार पूछा गया है, झांसी में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान चावल का कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये नागपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये कहाँ है? कानपुर में, या शुगर संस्थान जिसको कहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ये कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। नेशनल प्लांट्स जेनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। अंटार्कटिका में जो स्थापित भारत के शोध केंद्र हैं कौन कौन से हैं?
सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री 1983 में, फिर मैत्री 1989 में, और फिर तीसरा जो है भारतीय 2012 में। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। हालांकि यहाँ पर इस इंडेक्स रिपोर्ट्स से संबंधित जो एक अलग वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलनों के बारे में आपको जानना है। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, जहाँ से प्रत्येक वर्ष देखेंगे या तो एक वर्ष के अंतराल में प्रश्न आते ही आते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? उत्तराखंड में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। मुखिया कौन था? गौरा देवी। कई बार ये पूछा गया है, ये नाम याद रखिएगा। अन्य सदस्य कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सबकी भी थी, लेकिन मुखिया कौन था? ध्यान रखिएगा, गौरा देवी। शांत घाटी परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1978 में। ये कुथी पूजा नामक नदी पर, जो केरल में बहती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विरोध में, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जिसका नाम शांत घाटी परियोजना था, इसके विरोध में आंदोलन हुआ था। विरोध के कारण सरकार ने 1980 में मेनन कमेटी बनाई थी, ठीक है। तो मेनन कमेटी किससे संबंधित? शांत घाटी परियोजना से। टिहरी बांध परियोजना, इसका भी विरोध हुआ था। उत्तराखंड में वर्तमान में स्थित है। यह बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह सिस्मिक फॉल्ट जोन के अंतर्गत आता है, जिससे भूकंप की संभावना अधिक रहती है। यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उसके मुखिया कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में चला था। कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सिंहभूम में, उड़ीसा के सिंहभूम में ये जंगल बचाओ आंदोलन चला था। इसके बारे में पूछा जा चुका है, सन याद रखिएगा, क्रम से भी पूछ सकता है ये। तो प्राकृतिक साल वन और टीक वन के कटाई के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। नवधान्या आंदोलन, नवधान्या आंदोलन, इसकी मुखिया वंदना शिवा थी। 1984 में ये आंदोलन इन्होंने किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? जैव संगठन, विविधता संरक्षण तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देना। 2000 में नवधान्या संगठन ने जन स्वराज आंदोलन चलाया, जो जल के निजीकरण के विरुद्ध था, तथा इन्होंने परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया। तो याद रखेगा, वंदना शिवा का नाम अक्सर आता रहता है। एक और महत्वपूर्ण आंदोलन है, चिपको आंदोलन की तरह ही दक्षिण भारत में आंध्रा से शुरू हुआ था, एपिको आंदोलन 1983 में। ये पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। इसके उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना, वृक्षों को पुनः रोपित करना, वन्य संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में, जिसका नाम सरदार सरोवर बांध है। कौन कौन था इसमें मुख्य? मेधा पाटेकर की अगुवाई में चला था, और बाबा आमटे भी मुख्य इसके सदस्य थे। वंदना शिवा कौन है? तो पर्यावरण सुरक्षा में आधुनिक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया, जिसका मुख्य कार्य कृषि तथा भोजन है। जैविक कृषि पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। इनकी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। यह बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता, जैव तकनीकी, जैव नीति तथा जीनी अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग पर इनके सारे कार्य आधारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो है 1972 में 5 जून 1972 को जो पहला मानव पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, 1972 में कहा हुआ था ये, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था 5 जून 1972 को। नैरोबी में इसका मुख्यालय है, नैरोबी पे मत जाइए। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में, पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन था, पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करने के लिए पहला बड़ा सम्मेलन था। इसी में 5 जून को अर्थात पहली बैठक में ही यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत सरकारी और सरकारी निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी ये सब आते हैं। आपको पता है कि यही जो है बाद में 1992 में जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था, इसने महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई, ठीक है। इसकी परिणति था एक प्रकार से वो। सतत विकास की संकल्पना यहाँ पर मुख्यतः इस पर बात की गई, चिंता व्यक्त की गई, और अंततः 1992 में सतत विकास को अपनाया गया एक लक्ष्य के रूप में। एजेंडा 21 प्रस्तुत हुआ।
ठीक है ना। तो इसी 5 जून के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को, इसकी स्थापना शांति व सुरक्षा के कार्य के लिए किया गया। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में है। मैब, जो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है, यूनेस्को द्वारा 1970 में ये चलाया गया था, जिसके तहत ही 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के इसके अंतर्गत आते हैं मैप के। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी मैप के बारे में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अब इसका नाम बदल के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर हो गया है। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। शुभंकर इसका ज्वाइंट पांडा है। रामसर सम्मेलन, यह सम्मेलन कल हमने चर्चा की थी इस पर। तो रामसर शहर ईरान में स्थित है। 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था और यहीं पर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था। ठीक है, ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न देशों में मौजूद आर्द्रभूमियों की पहचान की जाती है, उनके संरक्षण के लिए उनको चिन्हित किया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, तो यह सम्मेलन जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा था। स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन, UNCED जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED भी बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी होते हैं, वसुंधरा सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। तो यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया था। इसके अलावा 2 और कन्वेंशन लाए गए थे। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के रोग के लिए कन्वेंशन, समझौता। और CBD, संयुक्त राष्ट्र CBD अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता अधिसमय, जैव विविधता की सुरक्षा के लिए समझौता। ये 3 प्रमुख समझौते इसी सम्मेलन में हुए थे। बेसल सम्मेलन, देखिए पृथ्वी सम्मेलन में ही जो पहला हुआ था, एजेंडा 21 लाया गया था, जिसमें 40 सूत्र अपनाए गए थे। एजेंडा 21 का अर्थ होता है 21वीं सदी में सतत विकास के लिए कार्य करना, को सुनिश्चित करना। बेसल सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। बेसल कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन, यह सम्मेलन 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल में हुआ था। कब? 1989 को। और 1992 से प्रभावी हुआ। विषाक्त पदार्थों को सीमा पार ले जाने की स्वीकृति इसके अंतर्गत नहीं दी जाती है, उसी पर रोक लगाता है ये। इसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण को विभिन्न हानिकारक पदार्थों से बचाना। रॉटरडम सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण है, 24 फरवरी 2004 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझी जिम्मेदारी लेंगे। इसमें हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगी, अर्थात 2 देशों की सहमति पर यह होगा कि खतरनाक रसायन जो हैं वो आवाजाही उनकी होगी या नहीं होगी। ये रॉटरडम सम्मेलन। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा कि बेसल जो है वो विषाक्त पदार्थों के आर पार जाने से संबंधित है, जबकि रॉटरडम सम्मेलन हानिकारक रसायनों से संबंधित है। CBD, ये खतरनाक अपशिष्ट, इसको समझ लीजिए। बेसल जो है खतरनाक अपशिष्ट या विषाक्त पदार्थ कह सकते हैं। रॉटरडम सम्मेलन जो हानिकारक रसायन हैं उनसे संबंधित। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अभी हमने आपको बताया, इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण है, जैव अवयवों का सतत उपयोग, जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग एवं उपभोग, जिससे पर्यावरणीय जैव विविधता की सुरक्षा हो सके। IPCC, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, सुबह वाला वीडियो आप ज़रूर देखा करिए, 8:30 बजे सुबह वाला परीक्षा खबरी। ठीक है। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 3 समूह। इसका जो है मुख्यतः जो है 3 कार्य हैं। वैज्ञानिक आकलन करना पर्यावरण आदि का, पर्यावरणीय समस्या की जानकारी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयामों पर कार्य करना और विभिन्न इसके आधार पर विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रिपोर्ट पेश करना। इसकी स्थापना जो हुई थी WMO और UNEP ने मिलकर की थी।
ठीक है ना। IPCC की स्थापना कब की थी? 1988 में। चलिए पुरानी रिपोर्ट हो गई, इसको मत लीजिए, मैं करंट में आपको बताऊँ। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में है। इसका जो उद्देश्य है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया इसको। गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास, जीवन यापन, वित्तीय संसाधन जनित करना, तकनीकियों का स्थानांतरण, उत्पादन उपयोग के तरीके बदलना, ये सब जो है इसके प्रमुख उद्देश्य थे। जोहान्सबर्ग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था 2002 में, सतत विकास सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। स्टॉकहोम, अभी आपने सम्मेलन देखा वो अलग है। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, POP पे है। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है पहली बात, ये दूसरा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, ये 1972 वाला नहीं है। इसका क्या उद्देश्य है? प्रकृति में मानव द्वारा जनित होने वाले कार्बनिक प्रदूषक कम करना। यह वह रासायनिक पदार्थ है, POP के बारे में, यह वह रासायनिक पदार्थ है जो वातावरण में खाद्य जालों के द्वारा जीवों में संग्रहित होता है, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। उसके लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। साइट्स, तो WWF की मदद से ये कार्य करता है। साइट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि IUCN की एक बैठक हुई थी वाशिंगटन में, वहीं पे साइट्स की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, 1975 में। भारत 1976 में शामिल हुआ था। उन जीवों के व्यापार को नियंत्रण करना इसका काम होता है जो आज विलुप्तता के कगार पे हैं। इनमें 3 परिशिष्ट होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। परिशिष्ट 1 में कौन आता है? जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, जैसे चीता, हाथी, हिमालयन, भूरा भालू आदि, ठीक है, ये परिशिष्ट 1 में रखे गए हैं। परिशिष्ट 2 में जो जिनको रखा गया है, वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा लेकिन कठोर नियंत्रण में, जैसे हिप्पोपोटेमस। तीसरे में वो रखे गए हैं, कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे। अपेंडिक्स 3 में ऐसे जीव हैं जैसे वालरस। कंजर्विंग माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर ओनली बर्ड, ये केवल पक्षियों के लिए है, ठीक है। इसके लिए विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, ये 1997 में, अर्थात रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो +5 इसको बोल सकते हैं आप, रियो +5। और UNFCCC का ये तीसरा सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, तो COP 3 भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या निर्णय हुआ कि 2008 से 2012 तक, ध्यान रखिएगा, 1990 के स्तर का 5.2% हरितगृह गैसों को कम कर दिया जाएगा, किंतु भारत व चीन इससे मुक्त रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये क्योटो प्रोटोकॉल की समयावधि लगातार बढ़ती रही है। 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 2020 से पेरिस कन्वेंशन, पेरिस समझौता जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इतना ध्यान रखिएगा, जापान का स्थान है क्योटो, वहाँ पर ये हुआ था। COP 8 ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में हुआ था। COP 8 कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। COP 11 कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जिसको कहते हैं, 2005 में हुआ था मॉन्ट्रियल में। COP 13 कहाँ हुआ था? 2007 में। ये बाली सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इसी में बाली रोड मैप को अपनाया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। COP 13 जो है, बाली रोड मैप यहीं पर अपनाया गया था। इसके तहत UNFCCC के तहत राष्ट्रों को Annex 1 व नॉन Annex 1 में रखा गया। तो किसके तहत राष्ट्रों को Annex 1 और नॉन Annex 1 में रखा गया? Annex 1 में अक्सर विकसित राष्ट्र आते हैं या जिनका उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, वो राष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो नॉन Annex 1 और Annex 1 में बाली रोड मैप में रखा गया। Annex 1 में विकसित राष्ट्र आते हैं जैसे USA, जर्मनी आदि। नॉन Annex 1 में विकासशील राष्ट्र आते हैं जैसे भारत और चाइना। इस रोड मैप के तहत 3 प्रावधान लाए गए। पहला बहुत महत्वपूर्ण है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें Annex 1 के राष्ट्रों पर बाध्यता आरोपित की गई
कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे, अर्थात विकसित राष्ट्रों को। दूसरा जो अक्सर पूछ लिया जाता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, नॉन एनेक्स 1 के राष्ट्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। इसका अपवाद था, भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाया है। तो ये था तो एनेक्स 1 के लिए, लेकिन भारत ने भी इसको CDM को अपनाया, तो महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेडिंग। UNFCCC के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोटा दिया गया है कि इतना कोटा है, इतने का उत्सर्जन करोगे। अगर उस कोटे से कम का उत्सर्जन करता है तो जो बचा हुआ उत्सर्जन है अधिशेष हो जाएगा। तो इसको ये विकसित राष्ट्र जो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं उनको बेच सकता है, इसको कार्बन व्यापार कहते हैं। तो विकासशील राष्ट्र यदि अपने कोटा से अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं तो उसे कार्बन साख के रूप में कमा सकते हैं। उन्हें यह विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। कार्बन व्यापार निर्धारण के सूचकांक जो विभिन्न हैं, याद रखिएगा, नॉर्थ पोल, पावर नेक्स्ट, ये सभी कार्बन व्यापार निर्धारण के सूचकांक हैं। प्रमुख पर्यावरणीय वैश्विक संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी स्थापना कब की गई, मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, WWF भी इसको बोलते हैं। 1962 में इसकी स्थापना हुई, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। वह गोडाल मिंग में भी इसका एक केंद्र है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये जो है 1983 में स्थापना हुई, ये कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस 1971 में एम्स्टर्डम में मुख्यालय है, एक महत्वपूर्ण NGO है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1871 में एम्स्टर्डम में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN 1948 में मार्गस में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, IUCN की। हालांकि IUCN का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट 1958 में लंदन में मुख्यालय है। WCED इसकी स्थापना हुई 1984 में हुई थी, WCED की। इसको आप वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन बाद में इसका नाम ब्रंटलैंड कमीशन हो गया था। ब्रंटलैंड आपको पता है, ब्रंटलैंड कमीशन, इस कमीशन की रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा गया। यही ब्रंटलैंड रिपोर्ट सतत विकास की संकल्पना, इसी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ही आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये प्रसिद्ध जानी जाती है, ठीक है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो इसका नाम पहले WCED था, तो इसका 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। सेव द ग्रीन अर्थ 2001 में ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, 2001 में स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो और प्रमुख हैं, अर्थ राइट इंटरनेशनल, ग्रीन पावर, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ट्रस्ट, ये सभी अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती हैं। अब आइए प्रश्न देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वैश्विक पर्यावरण सुविधा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। हम 1 मिनट देंगे आप लोगों को, 2 मिनट देंगे, आप लोग अच्छे से चाहें तो खोज कर ही इसका आंसर जरूर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, 2-2 मिनट हम देंगे, ठीक है ना। चलिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के ट्रस्टी के रूप में कौन कार्य करता है, आपको बता दूं। वैश्विक, चलिए पहले आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ABCD। लाइव करेंगे तो मज़ा आएगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। पर्यावरण का एक वीडियो शेष है बस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, वो कल आ जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन ही करेंगे पर्यावरण के, बाकी जो रहेंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर हिस्ट्री पॉलिटी कुछ स्टार्ट करेंगे। आपका पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि पॉलिटी कम हुआ है। हर एक सेगमेंट को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाएं, ऐसा भी नहीं है।
ठीक है, जल्दी होगा लेकिन परफेक्ट होगा। IMF, विश्व बैंक, UNEP या फिर IUCN, देखिए इसके ट्रस्टी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा बी, विश्व बैंक। क्या होगा? विश्व बैंक। विश्व बैंक, विश्व बैंक। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के ट्रस्टी के रूप में कौन कार्य करता है? विश्व बैंक कार्य करता है। ठीक है, GEF जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी में एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है और मुख्यतः 5 जो कन्वेंशन हैं उनके वित्त पोषण के लिए कार्य करता है। कौन कौन से? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के लिए, UNFCCC के लिए, अभी आपने जो POPs पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन ऑन POPs उसके लिए, UNCCD के लिए कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, और मीना माता कन्वेंशन जो पारा प्रदूषण के लिए कन्वेंशन हुआ था जापान में, उसके लिए वित्तीय तंत्र उपलब्ध कराता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ग्रीन डील नामक पहल प्रारंभ की है, जल्दी से गूगल पर सर्च करिए या फिर आ रहा हो तो तुरंत बताइए। USA, जर्मनी, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात। ग्रीन डील नामक पहल प्रारंभ की है किसने? देखते हैं पहले कौन बताता है। ग्रीन डील है ना, कुछ डील होगी जो ग्रीन होगी, और ग्रीन जहाँ पे आता है वहाँ पर्यावरण तो अपने आप आ जाता है, तो पर्यावरण संबंधी है। ग्रीन डील नामक पहल किसने प्रारंभ की? ग्रीन डील का मतलब होगा कि GHGs में उत्सर्जन में कुछ न कुछ कमी लाने वाली बात होगी, ऐसा कुछ कार्य होगा, है ना। कार्बन उत्सर्जन कम से कम करने की बात होगी इसमें ग्रीन डील में। तो क्या है? घड़ी से 2 मिनट दे रहे हैं हम आपको। लाइव होंगे तो थोड़ा कम समय देंगे और हमारे सामने चीज़ें दिखेंगी भी, आप जो उत्तर देंगे। चलिए, इसका जो यूरोपीय संघ होगा, यूरोपीय संघ ने ग्रीन डील नामक पहल प्रारंभ की है। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है याद रखिएगा, 2050 तक जलवायु तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करना है यूरोपीय संघ को। ठीक है, इसके लिए ग्रीन डील नामक पहल प्रारंभ की। हाल ही में किस देश ने, ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में किस देश ने 2050 तक GHGs के उत्सर्जन को 0 तक कम करने के लक्ष्य के लिए जीरो कार्बन कानून अपने यहाँ पारित किया है? तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 0 तक कम करने के लिए, लक्ष्य के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीरो कार्बन कानून पारित किया है किस देश ने? आपके पास ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 0 तक कम करने के लक्ष्य के लिए जीरो कार्बन कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है ना, न्यूजीलैंड ने ये कानून पारित किया है अपने यहाँ। तो न्यूजीलैंड इसका उत्तर होगा। अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ये थीम जो है किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, थीम किससे संबंधित? तो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP25 जो UNFCCC का हुआ था मैड्रिड में, या कोविड-19 के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन का संकल्प पत्र है, या जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन से संबंधित है, या C40 वर्ल्ड मेयर समिट है जो 40 शहरों के लिए के मेयर की समिट हुई थी स्टॉकहोम में, उससे संबंधित है। तो कोपेनहेगन में हुई थी जो समिट C40, उससे संबंधित, किससे संबंधित है? 1 2 3 4, चारों में से किससे संबंधित?
चलिए, ये जो है किससे संबंधित है? जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु कार्यवाही क्लाइमेट एक्शन जो शिखर सम्मेलन होता है, क्लाइमेट एक्शन समिट भी कहते हैं, न्यूयॉर्क में जो कि होता है। पूछा भी था 2019 में प्रश्न इससे, तो उससे संबंधित है जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन, और इसमें मुख्य बात क्या है? पेरिस समझौते में तेजी लाने के लिए ये जो है अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन थीम इससे संबंधित है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि पेरिस समझौते में तेजी लाने के लिए इस संकल्प को अपनाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये कोर्स कैसा लग रहा है? आप हम अपनी राय हमको दीजिएगा। लेखपाल यूपीएसआई की ढेर सारी वैकेंसी आ रही है, आप लोग चाहें तो यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपीपीसीएस या यूपीट्रिपलएससी में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।